बीजेपी के खिलाफ तीसरा मोर्चा तैयार करने की तैयारियां चल रही हैं। गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जल्द ही मुंबई में मिल सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर बीते कुछ दिनों से विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इन दोनों की कोशिश कितनी सफल होती है तो वक्त बताएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह की कोशिश पहली बार हो रही है। पहले भी कुछ मौकों पर भाजपा के खिलाफ इस तरह के गठबंधन की कोशिश हो चुकी है। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के पहले भी कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ इस तरह के गठबंधन बने हैं। आइए जानते हैं देश की राजनीति में पहले कितनी सफल रही है इस तरह की कोशिशें। मौजूदा दौर में ममता बनर्जी और के चंद्रशेखर राव की ओर से इस तरह की कोशिश जारी है। चंद्रशेखर राव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमले कर रहे हैं। इसके साथ ही तेलंगाना के बाहर भी अपनी सरकार की उपलब्धियों के प्रचार वो लगातार कर रहे हैं। 10 मार्च को जब 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ रहे थे, तब भी केसीआर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए पहुंचे थे। वहीं ममता बनर्जी भी लगातार अपनी पार्टी का कार्डर मजबूत करने में लगी हुई हैं। बंगाल के बाहर खासतौर पर पूर्वोत्तर के राज्यों में कई बड़े कांग्रेस नेता उनकी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। पार्टी मजबूत करने के साथ ही ममता विपक्ष को एकजुट करने में भी लगी हुई हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश के लिए वोट मांगने जाना हो या फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन से मिलना हो, ममता हर विपक्षी नेता को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशें हुई थी। चुनाव से पहले ममता के न्योते पर विपक्षी दलों के नेता कोलकाता में एकजुट भी हुए थे। सबने मंच भी साझा किया था। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक सभी इस मंच पर दिखे थे। लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित के चंद्रशेखर राव भी इस तरह की कोशिशों में जुटे थे। हालांकि चुनाव में कोई औपचारिक गठबंधन नहीं बन सका था। अब एक बार फिर ममता और चंद्रशेखर राव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की ये कोशिश कर रहे हैं। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। करीब 1.5 साल बाद जनवरी 1977 में जब इंदिरा जी ने चुनाव कराने की बात कही, इसके बाद राजनीतिक कैदियों को छोड़ा गया था। 23 जनवरी 1977 को जनसंघ, भारतीय लोकदल, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियों का विलय करके एक नई पार्टी बनाई गई। नाम मिला जनता पार्टी। चुनाव हुए और जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली थी। सत्ताधारी दल के खिलाफ बना गठबंधन कामयाब रहा, हालांकि लंबा नहीं चल सका। आपसी कलह के चलते 3 साल में ही जनता सरकार गिर गई। पार्टी के समाजवादी, राष्ट्रवादी धड़े अलग अलग हो गए। 1980 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने फिर से वापसी की। जनता पार्टी के अलग अलग टुकड़ों से ही भारतीय जनता पार्टी और लोकदल जैसी पार्टियां अस्तित्व में आई थी। साल 1989 में एक बार फिर सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हुआ। इस बार ये काम किया वीपी सिंह ने। कभी राजीव गांधी के खास रहे वीपी सिंह ने उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। साल 1988 में उनके नेतृत्व में जनता पार्टी से अलग हुई लोकदल, जन मोर्चा, कांग्रेस जगजीवन जैसी पार्टियों को मिलाकर एक नया दल जनता दल बनाया गया। साल 1989 के लोकसभा चुनाव में वीपी सिंह के जनता दल ने आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी, तमिलनाडु के डीएमके और असम गण परिषद जो पार्टी है जैसे क्षेत्रीय दलों को अपने साथ में लिया था। तो दक्षिणपंथी भाजपा के साथ ही वामपंथी लेफ्ट पार्टियां भी इस गठबंधन का हिस्सा बनी थी। वीपी सिंह का नेशनल फ्रंट राजीव गांधी को हराने में कामयाब रहा। ये गठबंधन सत्ता में तो आ गया, लेकिन ज्यादा समय तक ये भी नहीं टिक सका। भाजपा के समर्थन वापस लेने से वीपी सिंह की सरकार गिर गई। जनता दल के 2 हिस्से हो गए। चंद्रशेखर के धड़े ने कांग्रेस के समर्थन से फिर सरकार बना ली। हालांकि ये सरकार भी ज्यादा समय तक नहीं टिकी। गठबंधन ही नहीं, जनता दल का विघटन भी साल दर साल होता रहा। इसी जनता दल से टूटकर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल सेक्युलर, जनता दल यूनाइटेड जैसे कई दल बने हैं। तो लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जब भी तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश होती है उसमें टूट हो जाती है। 1977 और 1989 में चुनाव पूर्व पार्टियों के विलय और गठबंधन बने। चुनाव में इन्हें जीत मिली और सत्ताधारी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। 1996 का गठबंधन पिछली 2 बार के मुकाबले अलग रहा। 1996 के लोकसभा चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिल पाया था और चुनाव नतीजों के बाद जनता दल, वाम दलों और कई क्षेत्रीय दलों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया। 13 दलों के इस गठबंधन को संयुक्त मोर्चा नाम दिया गया। गठबंधन के साथ ही संयुक्त मोर्चा सत्ता में आया। कांग्रेस और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनी।
2 साल में इस गठबंधन से 2 प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बदलने के बाद भी गठबंधन लंबा नहीं चल सका। 2 साल में ही सत्ता से बाहर हो गया। सत्ता जाने के बाद इस गठबंधन में भी बिखराव होता चला गया। 1990 के दशक में गठबंधन सरकारों का दौर चला। संयुक्त मोर्चा के सत्ता से बाहर जाने के बाद चुनाव हुए। 1998 में भाजपा ने 20 से ज्यादा छोटी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई। 2004 और 2009 में जब यूपीए सत्ता में आई तब भी कई दलों का गठबंधन बना। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी। करीब 3 दशक बाद 2014 में किसी पार्टी को अकेले दम पर, अपने दम पर बहुमत मिला, जब भाजपा ने 282 सीटों पर जीत दर्ज की और अपनी सरकार बनाई। पिछले 2 मौके ऐसे रहे 2014 के चुनाव के बाद से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ी है और अब उनके खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद होता दिखाई दे रहा है। एक बार फिर धुरी कांग्रेस बन सकती है, लेकिन लड़ाई बड़ी है। ममता बनर्जी का चेहरा है, अरविंद केजरीवाल तेजी से ग्रो कर रहे हैं। सबके बीच में कांग्रेस के बारे में शरद पवार कह चुके हैं कि तीसरा मोर्चा कभी संभव ही नहीं है, या कोई भी मोर्चा बनाना संभव नहीं है जब तक सेंटर में आप कांग्रेस को नहीं रखते हैं। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर रही है, लेकिन जब जब तीसरा मोर्चा बना है, आपसी टूट फूट ने इन मोर्चों को खत्म कर दिया है। और यही वजह है कि जनता किसी ऐसी पार्टी में विश्वास रखती है जो मजबूत और स्थायी सरकार दे पाए। बहरहाल इसके लिए किसी एक दल को मजबूत होना पड़ेगा, लेकिन भारतीय राजनीति में अभी ये स्थितियां नहीं दिखाई पड़ रही हैं। इसलिए तमाम क्षेत्रीय दल साथ आ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ खड़े होने के लिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।